फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है BES 121 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो ये वाला जो कोर्स है ये बीएड स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही, साथ में उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको पता चल जाए कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। तो अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, देखिए अगर आप अपनी चाइल्डहुड की फ़ोटोज़ अभी उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कितने सारे बदलाव आए हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में तो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही, साथ में साइज़ में भी, हाइट में, वेट में, इनमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप पाएंगे कि पहले आप इमोशनली इतने स्टेबल नहीं थे, आप ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो गए हैं। साइकोलॉजिकल वे में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि डेली की जो लर्निंग हुई आपकी अब तक और जितने भी आपने एक्सपीरियंसेस अचीव करे तो उनके थ्रू भी आपका जो साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन है या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की, व्यक्तिगत विभिन्नता की। हम सब ये पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं। हर एक बच्चा है या हर एक इंडिविजुअल है वो अपने आप में ही अलग है, यूनिक है। दो पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, उनके ख्याल, उनकी लाइक, उनकी डिसलाइक, उनका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं हो सकता। तो चेंज पैटर्न की जब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ हम बदलाव की बात करते हैं, चेंज पैटर्न भी डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज पैटर्न भी डिफ़र करता है, अलग होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में ही यूनिक है। लेकिन जब बात आ जाती है फंडामेंटल प्रोसेस की, तो जो फंडामेंटल प्रोसेस है ना वो सबके लिए सेम रहता है, इट डजंट चेंज। ये सब के लिए सेम रहता है। जैसे आप अपनी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखोगे कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक बच्चा सब सेम स्टेजेस से ही पास ऑन करेगा, चाहे फिर वो इन्फेंसी है, चाहे फिर वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड है, फिर लेटर चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, फिर एडल्टहुड है, फिर आपका मिडिल एडल्टहुड है, फिर ओल्ड एज है। तो यही सब स्टेजेस को ही फॉलो करता हुआ वो आगे बढ़ता है। तो अब ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, ये किस वजह से है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार है। अगर बात करें, ये जो चेंजेस है ये बेसिकली डिटरमाइन करते हैं, इनके पीछे जो प्रमुख दो कारक है वो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन बीइंग है, जो आप अपने समाज में देखते हो, आप सिंपली कह सकते हो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो कुछ जो चीज़ें हैं जो हमारे जेनेटिक वे में भी हेरिडिटी की जो हमें इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो हमें हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाती है। ठीक है, तो यही सब जानेंगे कि क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, उन सब के बारे में वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे कहेंगे मानव विकास। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, मानव शरीर के अंदर जो बदलाव है वो पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं। थ्रू आउट द लाइफ हमें कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर देखने को मिलते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं ना, दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब कि आगे की तरफ फॉरवर्ड करने वाले चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दे लीप फॉरवर्ड, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आगे की तरफ या प्रगतिशील वाले जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं ऑन द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल डिमांड्स। अब जो बात आ जाती है कि हमें जो चेंजेस है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। कुछ स्टेजेस ऐसी है जब हमें बहुत ही फास्ट और स्पीडीली चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे इन्फेंसी और एडोलेसेंस में बात करें। कुछ स्टेजेस ऐसी है जहाँ पर जो हमारे चेंजेस है, हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो कुछ कम गति से होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है, ग्रेजुअली एंड स्लोली होते हैं, लेकिन वो हमें इतना दिखाई नहीं देते। ठीक है, अगर जैसे हम अपने मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा जो IQ है वो 20-21 वर्ष तक हमारा जितना डेवलप होना होता है, ठीक है, वो डेवलप हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि बदलाव जो आते रहते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। और बाद में जो चेंजेस हैं आप उस चीज़ में भी देख सकते हो कि पहले तो हम फिजियोलॉजिकल और जो इजीली हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके कि हाँ इसके चेहरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, या फिर आप कह लो कि इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई, वेट इंक्रीज़ हो गया, तो जिसको आप इजीली मेजरेबल कर सको, इजीली देख सको, ऑब्जर्व कर सको। लेकिन बाद में जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो स्पीड ऑफ एक्शन चेंजेस भी में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। जो कार्य करने की गति है उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप अपने यंग
आप अगर यंग हो तो आपका जो स्पीड ऑफ एक्शन होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ मूव करते हुए चलते हो तो स्पीड ऑफ एक्शन में भी कमी आएगी, चाहे फिर वो आपकी चलने की स्पीड क्यों ना हो, चाहे फिर वो आपका कोई और काम करना क्यों ना हो, तो उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है। तो बात आ जाती है ये जो चेंजेस है ना, ये जो चेंजेस है ये मुख्यतः किस वजह से होते हैं। तो ये जो चेंजेस है इनके पीछे दो जो हमारे कंसेप्ट्स है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के, इनके पीछे ये शामिल है। तो जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए जैसे ही बच्चा जो जन्म लेता है या कंसीव होता है तब से ही उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और तब तक जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसके अंदर हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और हम कई बार ना ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट टर्म्स है, ठीक है, वृद्धि और विकास है, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं कि दोनों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से अलग है। किस तरीके से अलग है वो अब हम वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। ठीक है। तो बात आ जाती है ग्रोथ की या वृद्धि की। तो बेटा वृद्धि की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर सारे हमारे जितने भी क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मात्रात्मक बदलाव जो ह्यूमन डेवलपमेंट में या मानव शरीर में जितने भी मात्रात्मक बदलाव आ रही है उससे रिलेटेड है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक लाइन में बोलूँ तो ये जो फिज़िकल चेंजेस या शारीरिक बदलाव या फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर हमें जो भी हम देखते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस आए, हमारी हाइट में, वेट में, इंटरनल ऑर्गेन्स में, तो ये चेंजेस मात्रात्मक जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बदलाव हमें सब देखने को मिलते हैं। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन साइज, मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ नॉट ओनली द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हाइट और वेट में ही बदलाव हो रहे हैं, ओवरऑल डायमेंशन से ही नहीं, बल्कि जो बॉडी पार्ट्स में भी बदलाव आता है, चाहे वो हेड है, आर्म्स, ट्रंक, हार्ट, मसल्स, इन सब में भी जो बदलाव आ रहा है वो भी हमारे ग्रोथ के अंदर ही फॉलो ऑन होता है। ठीक है। तो इट चेंजेस फ्रॉम अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ टू द लेटर स्टेज। तो ये जो है, अब यहाँ पर आप इस लाइन से ये लाइन पे ध्यान दीजिए कि ग्रोथ इज कन्फाइंड टू द फिजिकल चेंजेस विच आर क्वांटिफाइबल। जितने भी हमारे शारीरिक बदलाव हमें जो देखने को मिलते हैं ना, उससे रिलेटेड है हमारे ग्रोथ, और जिसको हम इजीली क्वांटिफाइबल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो जो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट बनती है उनमें जो सारा लिखा होता है कि बच्चे का सेक्स क्या है या वेट क्या है, हाइट क्या है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है तो वो सारा हमारा फिजिकल एस्पेक्ट के साथ कहीं ना कहीं डील करता है। तो डेट इज़ ग्रोथ। और अब अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो देखिए इस तरीके से आप जान सकते हो कि ये जो है, ये आपका बड़ा वाला गोला जो है वो है बेटा आपका डेवलपमेंट। ठीक है, ये है आपका डेवलपमेंट, और ग्रोथ इसके अंदर ही एक छोटा सा भाग है। ठीक है। ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है एक अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, बहुत ही विस्तृत कंसेप्ट, ठीक है, जो अपने अंदर ग्रोथ को भी इन्वॉल्व करता है। तो ग्रोथ के अंदर बेसिकली जैसे हमने पढ़ा कि ग्रोथ के अंदर तो सारे क्वांटिफाइबल या मात्रात्मक बदलाव आते हैं। अगर विकास की बात करें तो इसके अंदर हमें क्वालिटेटिव या गुणात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोग्रेसिव सीरीज, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस। ठीक है, मतलब कि एक श्रृंखलाबद्ध जो प्रगतिशील श्रृंखला हमें जो देखने को मिलती है कि इस वे में ही होंगे, एक स्टेज बाय स्टेज देखने को मिलेंगे। ऑर्डरली जो हमारे व्यवस्थित और सुसंगत बदलाव जिसको आप कहोगे, ठीक है, ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक। और ये बेसिकली जो चेंजेस है ये हमारी फंक्शनल मैच्योरिटी को शो करता है कि इंडिविजुअल की फंक्शनल मैच्योरिटी या फिर कार्यात्मक परिपक्वता को के साथ डील करता है। ये जो जितने भी क्वालिटेटिव चेंजेस है, जहाँ हमने बात की थी ग्रोथ की, तो वो हमने बात की थी कि उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस और जितने भी शारीरिक बदलाव आ रहे हैं उससे। लेकिन यहाँ जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ हम फंक्शनल मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। मतलब कि जैसे अगर अगर एक जो 3 महीने का बच्चा है वो टर्न करना शुरू कर देता है, या फिर 1 साल का बच्चा माँ बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, एक
2 साल का बच्चा स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू कर देता है, उतरना शुरू कर देता है एक पैर से। तो मतलब इस टाइप के ये जो हम कार्यात्मक परिपक्वता की बात कर रहे हैं, मतलब कि फंक्शंस के साथ वो क्या क्या उसके फंक्शंस की डेवलपमेंट हो जाती है विद टाइम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि वी मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड देन वी आर डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। यही चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन जब हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग, जो कार्यात्मक परिपक्वता का मैंने जो नाम लिया है, तो जैसे ही बच्चा पेन से लिखना शुरू कर रहा है या चीज़ों को हायर प्लेस पर, ठीक है, एक अगर अलमारी है या एक छोटा सा स्टूल है उसके ऊपर चीज़ों को रखना शुरू कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो बदलाव है बेसिकली ये हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस और डेवलपमेंट की वजह से हम देखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2019 में प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि जो मानव विकास के सिद्धांत हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। पहला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो जब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करो तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जो डेवलपमेंट है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब से शुरू हो जाता है, और कब तक चलता है, जब तक कि इंसान जीवित रहता है। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर वन और टू वर्ड्स में कहूँ तो ये कहोगे आप कि वोम से टोम तक चलने वाली प्रक्रिया है। टोम कहते हैं बच्चे कब्र को, और वोम कहते हैं जो माता के गर्भ में। ठीक है, तो वोम टू टोम तक ये प्रक्रिया चलती है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और ये बहुत सारे स्टेजेस है, वो उससे पास ऑन करती हुई चलती है, बहुत सारे बदलाव आते हैं। ठीक, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हो कि चाइल्ड एट द एज ऑफ 4 हैज़ लर्न सम वर्ड्स। अब ये जो चेंजेस, कंटिन्यूटी की बात सिर्फ ये नहीं है कि किस तरीके से कंटिन्यूटी हो रही है, उस चीज़ को समझिए कि अगर एक 4 साल का बच्चा है, उसने कुछ शब्द सीखे, ठीक है, उसने कुछ शब्द सीखे, आगे चल करके कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद वो उन शब्दों से सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद जब सेंटेंस उसने लिखना स्टार्ट किया, स्मॉल सेंटेंस लिखना शुरू किया, उसके बाद वो एक पैराग्राफ लिखना शुरू कर देता है। पैराग्राफ लिखना शुरू किया, उसके बाद वो एक ऐसे लिखना शुरू कर देता है। ऐसे लिखने की कला सीखी तो वो हो सकता है कि एक पूरा 2-3 पेजेस का कुछ अपने विचार लिखना शुरू कर दे। 2-3 पेजेस के विचार से अगर आगे बढ़े तो फिर वो एक अपनी स्टोरी बुक या नॉवेल लिखनी शुरू कर दे। तो ये चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो किसकी वजह से है। दोनों फैक्टर्स जिम्मेदार है, डिटरमाइंड बाय द 2 फैक्टर्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों। यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, ये भी देखना ज़रूरी है। ऋषभ और चित्रांशु ये दोनों भाई है। ठीक है, और दोनों सेम फैमिली एनवायरनमेंट में ये इनका पालन पोषण हुआ है। ऋषभ को फुटबॉल खेलना पसंद है, बल्कि जब चित्रांशु को देखे तो चित्रांशु उन सभी गेम को इग्नोर करना शुरू कर देता है, उन सभी गेम से दूर जाना शुरू कर देता है जहाँ भी ज़्यादा स्टेमिना का प्रयोग होता है, जहाँ भी ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो जब उनके पेरेंट्स ने पेडियाट्रिशियन से दिखाया, ठीक है, डॉक्टर को दिखाया, तो उसकी माँ को पता चला कि चित्रांशु इज़ सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट एनलार्जमेंट। ठीक है, चित्रांशु हार्ट एनलार्जमेंट से शिकार है या उससे पीड़ित है। उसके हार्ट का साइज़ जितना होना चाहिए उससे बड़ा है, जिसकी वजह से अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी करता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या फिर वो बहुत जल्दी थक जाता है, वो अच्छा फील नहीं करता। तो जो भी सिम्टम्स बताए, तो यहाँ पर ना ये केस आप देख रहे हो कि दोनों सगे भाई और दोनों में बदलाव है। दोनों में बदलाव इन द सेंस कि दोनों में हम चेंजेस देख सकते हो कि एक को स्पोर्ट्स में कितनी रुचि है,
जितने भी जिसमें भी फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा लगता है, जिसमें भी स्टेमिना ज़्यादा लगता है, और एक उससे बचता है। तो यहाँ पर ये बदलाव है या जो चेंजेस है ये किसकी वजह से है, इसके पीछे कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है, हेरिडिटी जिम्मेदार है या फिर एनवायरनमेंट जिम्मेदार है। तो ये वाली चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कि इसके पीछे आनुवांशिकता जिम्मेदार है या फिर एनवायरनमेंट। मैं देखना चाहूँगी कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप पार्टिसिपेट भी करोगे, ठीक है। सो अब ये बात आ गई, ठीक है, चेंजेस की। तो इसमें ये चीज़ तो हो गई, साथ में ना एनवायरनमेंट भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, साथ में एनवायरनमेंट भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे अब आप देखोगे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है इनबोर्न कैपेसिटी ऑफ म्यूज़िक के साथ पैदा हुआ, जन्मजात एबिलिटी है, जन्मजात क्षमता थी बच्चे की म्यूज़िक में, ठीक है, गानों में, म्यूज़िक में उसकी जन्मजात कैपेबिलिटी थी। लेकिन वो अपनी जो इतने जो उसकी स्किल के साथ जो वो बोर्न हुआ, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। और जिसकी एक एवरेज म्यूज़िक में कैपेसिटी थी, ठीक है, एक एवरेज वॉइस थी, उसको अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग मिली और उसने सही सुर, लय, ताल, ये सारी चीज़ें सीखी, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। इट मीन्स कि एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है। हम जो जेनेटिकली हमें जो मिल रहा है, आनुवांशिकता से जो हमें मिल रहा है, उसको भी हमें नर्चर करना पड़ता है, उसको भी हमें सही डायरेक्शन देनी पड़ती है। अगर एक बच्चा म्यूज़िक कैपेसिटी के साथ, या फिर आप कह रहे हो कि डांस कैपेसिटी के साथ, या फिर उसको आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो उसके साथ एक जन्मजात क्षमता के साथ वो पैदा हुआ, लेकिन उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो अपनी जो कला है, जिसके साथ भी जो भी गॉड गिफ्टेड उसको कला मिली है, ठीक है, जिस भी गुण से उसे नवाजा गया है, उसको एक एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो अपने कला का प्रदर्शन कर सके, वो अपनी कला को दिखा सके, ठीक है। तो क्या होगा कि वो सब वेस्ट चला गया, या कहीं ना कहीं वो अंदर ही रह गया। तो एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि बच्चे के जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, उसको पहचानो और उसको शेप देने के लिए उसको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी ट्रेनिंग देनी है, तो उस चीज़ में कराओ। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस दोनों चीज़ों पर बेस्ड है, जेनेटिकली भी और एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट दोनों पर बेस्ड है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी। तो हम सबको पता है, इसको ना आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या जान सकते हो, समझ सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी एक श्रृंखला में जो चलती है, मतलब एक सीक्वेंस में होती है हमारी जो डेवलपमेंट है। यहाँ पर आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को ले सकते हो कि जो हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए, वो एक ही सीक्वेंस में चलेगी। हर बच्चा पहले उसके अंदर इन्फेंसी के स्टेज आएगी, उसके बाद उसके अंदर चाइल्डहुड आएगा, उसके अंदर एडोलेसेंस आएगा, उसके बाद उसके अंदर क्या बोलते हैं एडल्टहुड आएगा। तो इस तरीके से ही मूव ऑन करेगी। साथ में यहाँ पर जानने की ज़रूरत है दो और अहम बातें, ठीक है, कौन कौन सी बातें, शिफेलोकोडल जो डेवलपमेंट है और प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज, इनके बारे में जानते हैं। तो शिफेलोकोडल टेंडेंसी कौन सी होती है कि हमारी जो डेवलपमेंट है बच्चे, वो लॉन्गिट्यूडिनल वे में होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वे में होती है। अगर एसएसटी वाले बच्चे हो तो आपको पता होगा, ग्लोब में भी देखा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन कैसी होती है और लेटिट्यूडनल लाइन ऐसी होती है, ठीक है, लेटिट्यूडनल लाइन ऐसी होती है और लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसे होती है, वर्टिकल होती है, लेटिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट है ना बच्चे, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, हेड टू टो की तरफ, हेड टू टो की तरफ। ये बच्चे का सर है मान लीजिए, तो इससे नीचे की तरफ। इसका मतलब ये है, इसी की वजह से आपने अगर देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने हेड पर, अपने सिर पर उसका कंट्रोल सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद लोअर बॉडी पार्ट्स पर आता है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा, नन्हा शिशु अगर लेटा हुआ है, ठीक है, अगर कोई नन्हा शिशु लेटा हुआ है और आप उसके आगे उंगलियां कर रहे हो अपनी कि मेरी उंगलियों को होल्ड करो और उठो, तो अगर वो आपकी उंगलियों को होल्ड करके उठेगा तो वो सबसे पहले अपने सर को लिफ्ट करता है, उसके बाद अपनी कमर और बाकी लोअर पार्ट को लिफ्ट करता है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए, अगर आपने देखा होगा ये चीज़ तो आप ने ऑब्ज़र्व की होगी बिल्कुल।
ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है कि पहले अपने सर को बच्चा उठाएगा, लिफ्ट करेगा, देन लोअर बॉडी पार्ट्स पर। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि शेफेलोकोडल जो है हेड टू टो की तरफ हमारी डेवलपमेंट होती है। हेड टू फुट कह लीजिए, हेड टू टो कह लीजिए, ठीक है। तो इसको आई थिंक शिरोमुखी कहते हैं, शिरोमुखी विकास, या एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे याद नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर डेट, तो वो देख लीजिएगा। और अगर बात करें तो यही है कि भाई वाई चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर हेड बिफोर ही और शी स्टार्ट्स वॉकिंग, ठीक। अपने हेड के ऊपर पहले कंट्रोल आता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी की बात करें तो ये आपका सेंट्रल टू पेरिफरी और या कह लीजिए नियर टू डिस्टेंट, या फ्रॉम द बॉडी जो नियर है, ठीक है, वो सेंटर में है, जो आपके बॉडी पार्ट्स वो पहले डेवलप करेंगे, देन एक्सट्रीमिटीज़ तक जाएंगे, ठीक है, देन आपके जो डेवलपमेंट वो है एक्सट्रीमिटीज़ तक होगी। तो ये जो फंडामेंटल मसल्स है हमारी, जो हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स है आप कह सकते हो, वो हमारी पहले डेवलप करती है, उसके बाद हमारी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप करती है। अब ग्रोस मोटर जो स्किल्स कहा मैंने, ठीक है, जिसमें हमारी लार्ज मसल्स का यूज़ होता है, वो हमारे उसके ऊपर पहले कंट्रोल आ जाता है, देन जो स्मॉल मसल्स है उसके ऊपर कंट्रोल आता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि बच्चा चलना शुरू कर देगा, बच्चा अपने मतलब बड़ी मसल्स के थ्रू चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जब बात आती है पेंसिल की, तो जहाँ भी स्मॉल मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, या बच्चे को सैंड ट्रे मेथड, आपने मॉन्टेसरी मेथड पढ़ा होगा कि सैंड ट्रे में बच्चे अपनी उंगलियां चलाते हैं ताकि उनके जो स्मॉल मसल्स है वो सुदृढ़ हो सके, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। और स्मॉल फाइन मोटर स्किल्स में हमारी बेसिकली राइटिंग, हम जब पेन करते हैं या पेन से यूज़ करते हैं, पेन पेंसिल का, या आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, पेंट ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, सुई में धागा पिरो रहे हैं, तो उसमें हमारी छोटी मसल्स का यूज़ होता है। तो फंडामेंटल मसल्स हमारी पहले अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमारी हो जाती है, ठीक है, देन हमारी फाइन मोटर स्किल्स ग्रो करती है या डेवलप करती है। तो यहाँ ना एक चीज़ और एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे आप अगर बच्चों को कोई भी चीज़ दोगे ना, तो बच्चे पूरे हाथ से उठाएंगे। कोई भी चीज़ अगर नीचे है ना, तो वो पूरे हाथ से पकड़ेंगे या आपके सामने पूरा हाथ करेंगे, तब वो उठाएंगे किसी भी चीज़ को। तो छोटी जो मसल्स है या फिंगर्स से उठाना, मान लीजिए की है, जैसे हम अपनी उंगलियों से उठा रहे हैं, वो चीज़ बच्चे के बाद में डेवलप होती है। बच्चे पूरे हाथ से झपट्टा मारता है, ठीक है, कभी भी ये चीज़ ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर आप समझोगे कि जो हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स है या फंडामेंटल जो चेंजेस है या फंडामेंटल मसल्स है, वो पहले हमारी डेवलप होती है, देन हमारी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप होती है। यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो कि बच्चा जो है पहले आड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगा, हेफाजेड लाइन, और उसके बाद अल्फ़ाबेट्स पर आता है, ठीक है, उसके बाद अपने अल्फ़ाबेट्स पर आता है। तो ये भी उदाहरण है हमारी प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी का, ठीक है, ये भी उदाहरण है हमारी प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी का। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, जिसको आप कहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। अगर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन में आप लोग पाएंगे कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या जो इंडिविजुअल है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो होती है। इनसाइड फोर्सेस भी और आउटसाइड फोर्सेस भी, विद इन एंड आउटसाइड फोर्सेस ऑफ द चाइल्ड, उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, उसके दोनों के बीच में अंतक्रिया होती है। जो आप सोसाइटी में इंडिविजुअल देख रहे हो, दे आर द रिजल्ट ऑफ और दे आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। यहाँ ना एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो मानसिक रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ठीक है, मेंटल कैपेसिटी उसकी थोड़ी कम है,
ड्यू टू जेनेटिक डिस्पोजिशन, उसकी आनुवांशिकता की वजह से उसका मतलब जो मेंटल डेवलपमेंट है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी वो कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ वो कर पा रहा है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू एनवायरमेंट, क्योंकि उसको इतना कंड्यूसिव और कोऑपरेटिव एनवायरमेंट मिला, इतना सपोर्टिव एनवायरमेंट मिला कि वो थोड़ा मेंटल डेवलपमेंट उसकी प्रॉपर ना होते हुए भी वो कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो उसको करनी चाहिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, वो कर पा रहा है, उसको करने में सक्षम है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड रेट। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट की अगर हम बात करें तो यही चीज़ आ जाएगी इसके अंदर कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो स्टेज वाइज स्टेज डिफ़र करता है। ठीक है, और डायमेंशन वाइज भी डिफ़र करता है। तो अगर बात करें कि कोई बच्चा, जैसे डिफरेंशिएशन रेट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई बच्चा 10-11 महीने का ही चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 1 साल 2 महीने का चलना शुरू करता है, कोई बच्चा होता है कि वो थोड़ा जल्दी बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा होता है कि वो थोड़ा लेट बोलना शुरू करता है। लेकिन अगर कोई किसी बच्चे ने जल्दी चलना शुरू किया या किसी बच्चे ने थोड़ा सा लेट चलना शुरू किया या किसी बच्चे ने जल्दी बोलना शुरू किया, तो उसको हम बचपन में ही ये चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इन दोनों में से जो बच्चा जल्दी चला है वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, या फिर जो बच्चा लेट चला है या लेट बोलने शुरू किया है वो बच्चा कम इंटेलिजेंट होगा। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ठीक है, इस तरीके का प्रेडिक्शन बिल्कुल करना गलत होता है। और क्योंकि चेंजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक में होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक में होता है और हर एक का ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पेस है वो सबकी अपनी अपनी अलग होती है। ठीक है, फंडामेंटल चेंजेस सेम होंगे, सेम स्टेजेस से पास ऑन होंगे, लेकिन रेट डिफर करता है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट में देखा गया है कि भाई गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ एट अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद देखेंगे कि एडोलेसेंस में 15 साल के होने के पश्चात जो बॉयज़ है उनकी हाइट एक्सीड कर जाती है, उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यही चीज़ है कि गर्ल्स और बॉयज़ में भी डिफरेंशिएशन इन रेट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल फीट, नोज, हैंड्स डेवलप एट अर्ली स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। जो किशोर अवस्था की आरंभिक स्टेज होती है उसमें हमारा फिट, नोज़, हैंड्स इन सब का विकास हो जाता है, लेकिन जब बात आती है शोल्डर्स की, जब बात आती है हमारे कंधों की, तो ये धीरे धीरे, तो ये ग्रेजुअली, ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ठीक, तो ये धीरे धीरे या ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे बॉडी का साइज़ एंड वेट बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हमारे जो शोल्डर्स है वो भी ग्रो करते हैं, वो भी शेप लेते हैं। ठीक, तो ये अगर बात करें मेंटल डेवलपमेंट, ये भी सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ बच्चे चाइल्ड स्टार्ट्स मेमोराइजिंग कंसेप्ट्स और फैक्ट्स एट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बट लेटर ऑन स्टार्ट्स थिंकिंग लॉजिकली। ठीक है, कंसेप्ट्स को मेमोराइज करना, फैक्ट्स को मेमोराइज करना बच्चा अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ही स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब बात आती है लॉजिकल थिंकिंग की, जब बात आती है अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, तो ये लेटर ऑन आता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में यही है, जिस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन पढ़ा कि हर एक आस्पेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसी तरीके से आप जानोगे कि डेवलपमेंट के जितने भी हमारे आस्पेक्ट्स हैं वो सारे इंटीग्रेटेड फॉर्म में वर्क करते हैं। ठीक है, वो सब इंटीग्रेटेड फॉर्म में वर्क करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि चाइल्ड जो अगर एग्जामिनेशन में अच्छा ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स ला रहा है, तो वो सिर्फ उसके लिए उसकी मेंटल डेवलपमेंट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सभी फॉर्म ऑफ आस्पेक्ट्स भी जिम्मेदार है। तो इसको ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और जिस दिन एग्ज़ाम था उससे पहले कुछ उसने हादसा ऐसा देख लिया, या जिस दिन वो स्कूल आ रहा था उस दिन उसने एक सड़क पर इतना भयानक एक्सीडेंट देखा कि उसकी रूह कांप गई। और जब एग्जामिनेशन में हॉल में बैठा तो उसके अंदर वही सीन बार बार घूम रहा है, जिसकी वजह से वो लिख भी नहीं पा रहा और इतना डरा सहमा है। तो ये चीज़ हुई कि उसकी जो उसने जो देखा उसकी वजह से उसके मेंटल डेवलपमेंट पर या इमोशनल डेवलपमेंट पर या उसके ऊपर, दोनों के ऊपर अफेक्ट हुई। तो यही चीज़ है कि जो एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट के वो इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेशन में वर्क करते हैं।
ठीक है। और एक बैलेंस्ड इंटीग्रेशन उन सब के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव वे में हो सके। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, कि हम डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, कि आगे चल करके मतलब कि इस बच्चे एडोलेसेंस में जैसे हर स्टेज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, हर स्टेज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे एडोलेसेंस में करेंगे तो हमें पता है कि बच्चों की चॉइस अक्सर चेंज हो जाती है क्लोथिंग के मामले में। ठीक है, और फैशन के सेंस में तो उनको जो पेरेंट्स उसको देते हैं तो उनके साथ वो इंटरफेयर करने लग जाते हैं कि नहीं ये हमें नहीं पसंद, ये हम नहीं लेंगे, तो अपनी भी एक सोच दिखाने लग जाते हैं। तो यही चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, कि हम स्टेज वाइज कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब इस बच्चे के अंदर ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, उसके बेसिस पर आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते